फॉर गॉड सेक पापा, मैं शर्मा इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं जो आपकी स्कवार भांजी से शादी कर लूँ। बिजनेस सर्कल तो छोड़िए, मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। कई दिन तक वो अपने पिता को समझाता रहा। आखिरकार जब बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो वो वर्षा से शादी के लिए राज़ी हुआ। कल मेरा बिजनेस डिनर है, तुम्हें छोड़ कर गया तो पापा परेशान होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करा सकता ना। वो तंज भरी नज़रों से देखते हुए उसे बेमोल कर गया। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब कर लूँगी। शाम को जब वो स्याह साड़ी में मलबूस खुले बालों के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। जबकि हर्षा, तुम्हारी वजह से मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाऊँ। व्हाट अ सिली जोक। वो तहसीक अंदाज में हंसा था। वर्षा की आंखों में खुद का मजाक उड़ाए जाने पर आंसू आए थे। वो कमर पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज में कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और फिर कुछ समझ न आने पर वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पता नहीं कौन सा वो मनहूस वक्त था जब तुम्हें मेरे साथ बांध दिया गया। न जाने क्या क्या पट्टियाँ पढ़ाई हैं तुमने और तुम्हारी माँ ने पापा को कि वो तुम लोगों के अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। उन्हें अपनी औलाद का सुकून से ज़्यादा तुम गवार की ज़िंदगी अजीज़ थी। आप गलत सोच रहे हैं, वो कुछ डरे सहमे अंदाज में बोली थी। मैं गलत सोच रहा हूँ? बीबी बस करो। जैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जानता नहीं हूँ। सारी ज़िंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को अपने झूठे आंसुओं से अपने पीछे लगा कर रखा। अब वही काम तुम कर रही हो। वो तंजिया मुस्कुराया था। वैसे मैं ये बात कैसे भूल गया कि तुम भी उसी माँ की औलाद हो। वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। वो मुसलसल अपनी आंखें साफ कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे मुसलसल अपनी इंसल्ट फील करवाते अब हर्ष कुछ पुरसुकून हुआ था, वरना जब से पाठक साहब ने हर्ष से वर्षा को अपने साथ ले जाने का कहा था तब से वो गुस्से से आग बगुला हो गया था। लेकिन पाठक साहब की तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए वो खामोश रहा था। तुम्हें छोड़कर गया तो पापा परेशान होंगे। वो बेड पर बैठे मुसलसल एक पाँव को हिलाते कुछ सोच रहा था और फिर कुछ सोचते हुए उसने वर्षा की तरफ देखा था। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करा सकता ना। वो तंज भरी नज़रों से देखते हुए उसे बेमोल कर गया था। वो बेयकीनी से हर्ष की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट आई थी। उसने तो सुना था कि पति मुहाफिज होता है, पत्नी की इज्जत का, उसके वकार का, उसके किरदार का, लेकिन यहाँ तो पति ही उसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मिस्टर हर्ष। उसने पुरसोच निगाहों से हर्ष की तरफ देखा था। उसने कुछ सोचते हुए हर्ष को ऑफिस चले जाने का कहा था। हाँ, ताकि तुम पीछे से पापा को मेरी शिकायतें लगाओ और उन्हें मज़ीद परेशान करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो मेरे भी मामा जी हैं, मुझे उनकी ज़िंदगी की परवाह है, इसीलिए आप फ़िक्र मत करें। वैसे ही तुम्हें मेरे पापा की ज़िंदगी की परवाह है। वाह, क्या कहने। तो ये परवाह तब कहाँ पर थी जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था। तब इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ तुम लोगों को कि तुम लोगों की एक गलती मेरे बाप की ज़िंदगी के लिए इम्तिहान बन जाएगी। तब तक तुम लोगों को सिर्फ अपनी परवाह थी ना। शहर में बड़ा घर, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन पति और एक अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए था तुम लोगों को। वैसे एक बात तो बताओ, ये सब तो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा जो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो मुसलसल वर्षा की तौहीन कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो हर्ष से कम पढ़ी लिखी है। उसमें गांव की झलक दिखाई देती है। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब कर लूँगी। उसने ये बात बड़ी नरमी से कही थी। ठीक है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। हर्ष ने उसे अजीबोगरीब निगाहों से देखा था। उसकी निगाहों का मतलब समझते हुए वर्षा को लगा था कि वो अब हर्ष की निगाहों का सामना नहीं कर पाएगी। हर्ष ऑफिस जा चुका था। तुम गई नहीं बेटा साथ हर्ष के? वो जो अभी नहा धोकर कमरे से बाहर निकली थी, सामने पाठक साहब जो चाय पी रहे थे वर्षा से सवाल जवाब करने लगे। मामा जी, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मैंने जाना है ना, लेकिन शाम में हर्ष तो कह रहे थे कि अभी मेरे साथ ही चलो, मगर मैंने कहा कि मैं इतनी देर जाकर क्या करूँगी।
आपके ऑफिस में बैठना पड़ेगा, ना कोई काम ना कोई काज, तो फ़ायदा। इसीलिए मैं शाम में कैब करवा कर आ जाऊंगी। वो आंखें मटकाते हुए पथक साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जीती रहो, खुश रहो, बस ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। उसने सर झुकाकर पाठक साहब से आशीर्वाद लिया था। बस मामा जी, आप दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द इस माहौल में अपने आप को ढाल लूँ। अरे बेटा, तुम जैसी हो वैसे ही खूबसूरत हो, बस देखने वालों की आंखों का मसला है। ये बात उन्होंने साथ बैठी शारदा बेगम को देखकर की थी, जिन्होंने अभी तक वर्षा को प्यार तक देने की जहमत नहीं की थी। शारदा बेगम जानती थी कि पाठक साहब उन्हें ही बातें लगा रहे हैं, तभी उन्होंने अपना सर झटका था। वर्षा ने अपनी नज़रें चुराई थीं और फिर किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई, क्योंकि उसे मुलाजमीन के हाथ का बना नाश्ता खाने की आदत नहीं थी। जितना तुम घी खाती हो उतना खा खा कर फट जाओगी। पहले ही मेरे बेटे को हर तरफ से शर्मिंदा कर रखा है, उस पर इस तरह का हुलिया, और अब वज़न भी बढ़ गया तो मेरे बेटे के लिए तो तुम किसी मुसीबत से कम नहीं रहोगी। पता नहीं पाठक साहब को क्या नज़र आया तुम में, जो मेरे इतने पढ़े लिखे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवाती। तुम्हें तो ना बोलने का ढंग है और ना ही पहनने का। अब ना जाने शाम में पार्टी में तुम क्या तमाशा लगाओगी और मेरे बेटे की कितनी बेइज्जती करवाओगी। शारदा बेगम हकारत से वर्षा को कहती किचन से चली गई थी। उसे तो बचपन से आदत थी देसी घी की बनी चीज़ें खाने की। उसकी माँ ने कभी खालिस घी घर से ख़त्म नहीं होने दिया था, और अब शादी के बाद शारदा बेगम ठीक है वो उनके जैसा रूखा सूखा सा नाश्ता करे। शुरू के दिनों में जब उसने रूखा सूखा सा नाश्ता किया तो सारा दिन बस वो तकलीफ़ में रही थी। उसकी तो जान हवा हो गई थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर पाठक साहब परेशान हो गए थे, और जब उन्हें मालूम हुआ कि सुबह से उसने सिर्फ ब्रेड का नाश्ता किया है तो पाठक साहब ने खुले दिल से इजाज़त दी थी कि उसका जो दिल चाहे वो यहाँ पर खा सकती है, उसे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं। लेकिन शारदा बेगम पाठक साहब के सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में वर्षा को किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। वर्षा चाहती तो वो हर साहब को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो या फिर किसी की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो। वो तो बस सुलह सफाई के साथ इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन इस सब में वो खुद पिस रही थी। वो नाश्ता करते अपने कमरे में चली गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह हर्ष को खुश करे। वो अपने वार्डरोब की तरफ गई, वो वार्डरोब जहाँ उसके लिए पाठक साहब के घर से कपड़े रखे हुए थे, जिन्होंने आज तक उसे हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है देखा तक नहीं था। कुछ सोचते हुए गहरा सांस लेते हुए वो वार्डरोब की तरफ गई थी। अलमारी खोलते ही उसको वहाँ पर अजीबोगरीब से कपड़े दिखाई दिए, जिनको आज तक उसने कभी देखा तक नहीं था। हे भगवान, इनमें से कपड़े पहनूंगी क्या मैं? ये तो ऐसे हैं जैसे दर्जी ने गलत सिए हैं और कपड़ा भी कम है। वैसे भी मामी जी को मुझसे भला क्या ही लेना देना है। हो सकता है दर्जी को उन्होंने कपड़ा ही कम दिया हो। वो मॉडर्न ड्रेसेस को देखते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी। तभी उसकी नज़र एक काले रंग की साड़ी पर पड़ी थी, जो उसे कदरे बेहतर लग रही थी। हाँ, ये कुछ मेरे मतलब की चीज़ निकली है। अब सलवार सूट तो पहन नहीं सकती, वरना फिर बेइज्जती होगी। वो मुंह बनाते सर झटकते वॉशरूम में बंद हो गई थी, और कुछ देर के बाद वो स्याह रंग की साड़ी में शीशे के सामने आकर खड़ी हुई थी। अरे वाह, ये साड़ी तो मुझ पर बहुत जच रही है। लगता है आज हर्ष तो मुझे देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं था कि वर्षा खूबसूरत नहीं थी। तीखे नैन नक्श, घुटनों तक जाते लंबे बाल, आंखों में हर वक्त लगा काजल और सुर्ख सफ़ेद रंगत, वो हर तरह से खूबसूरत थी, जो उसकी तरफ देखता देखता ही रह जाता। उसकी शादी पर भी हर्ष की फैमिली उसकी खूबसूरती के तस्करे कर रही थी। ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद इन 3 महीनों में हर्ष ने उसे इतना नीचा दिखाया कि उसे अपनी खूबसूरती पर से भी भरोसा उठ गया। उसे लगता था कि वो किसी के काबिल नहीं है। वह एहसास कमतरी का शिकार होने लगी थी, मगर हर्ष को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। उसे तो अजीज़ सिर्फ अपनी इज्जत, नाम नहाद इज्जत। तभी दरवाज़ा खटकता था और पाठक साहब कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। पाठक साहब ने आगे बढ़कर वर्षा के सर पर प्यार दिया था। वर्षा चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगी थी। क्या वाकई मामा जी, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है। देखना, आज पार्टी में तुम जाओगी तो पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे।
मैं बस ये पूछने आया था कि अगर तुम तैयार हो गई हो तो कैब बुक करवा दूँ। वैसे तुम घर के ड्राइवर के साथ चली जाती, लेकिन तुम्हारी मामी को अभी कुछ काम आया है, उसे किसी पार्टी में जाना है शायद, वरना गाड़ी तुम ले जाती। अरे कोई बात नहीं मामा जी, आप मेरी फ़िक्र मत करें, बस आप कैब बुक करवा दें, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। पाठक साहब ऐसे ही कहते कमरे से बाहर निकल गए थे और वो जो खामोशी से तैयार हो रही थी, नहीं जानती कि आने वाला वक्त उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लाने वाला है। वो तो मासूम सी कोशिश कर रही थी हर्ष को सरप्राइज़ करने के लिए। वो गाड़ी में बैठी तो गाड़ी चलते ही ड्राइवर उसे अजीब निगाहों से देखने लगा था। वर्षा को ड्राइवर की निगाहें परेशान कर रही थी। हे भगवान, इनका ऑफिस कहाँ पर रह गया? ड्राइवर तो जैसे मुझे आंखों के ज़रिए निगल जाएगा। वो लगी इतनी हसीन रही थी। ड्राइवर उसकी हुस्न को देखकर अपनी आंखें सेंक रहा था। हर्ष का ऑफिस आया तो उसने शुक्र अदा किया और कैब से उतरते ही ड्राइवर को पैसे पकड़ाए। तभी ड्राइवर ने जानते बूझते अपना हाथ वर्षा के हाथ से टच किया था। वर्षा ने घबराते हुए अपना हाथ नीचे किया तो खबासत से मुस्कुराता हुआ गाड़ी आगे भगा ले गया। वह हर्ष को बताती भी तो क्या हर्ष को उसकी इज्जत की परवाह थोड़ी थी? अगर होती तो वो यकीनन उसे अपने साथ लेकर आता, लेकिन उसे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही थी वर्षा को इंट्रोड्यूस करवाने में। उसने एक गहरा सांस लिया, आंखों में आए पानी को पीछे धकेला और धीमी चाल चलते हुए वो ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई, जहाँ पार्टी अपने अरूज पर थी। रंग बिरंगी रोशनियों में उसे अपना आप कहीं खोया हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ तो इंसान को इंसान दिखाई ना दे, और उन्हें फ़िक्र थी कि मेरा पहनावा किसी के सामने उनके लिए बाइस शर्मिंदगी ना बन जाए। वो सर झटकती आगे बढ़ी थी। तभी अचानक म्यूज़िक का शोर बंद हुआ और हर तरफ रोशनी जल उठी। वर्षा पर जिसकी निगाह जा रही थी वो मुसलसल वर्षा को ही देख रहा था। वर्षा खामोशी से हर्ष को तलाश करने लगी, जो कुछ लड़कियों के दरमियान खड़ा हुआ था। न जाने क्यों, लेकिन वर्षा को एक अजीब सी जलन हुई थी। इन औरतों के साथ तो बड़ा चिपक चिपक कर खड़े हैं और मुझे सबसे मुतारिफ़ करवाते हुए इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सर झटका था। यू आर वेरी प्रिटी। उसका सारा ध्यान जो हर्ष की तरफ था, तभी उसे अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी थी। वर्षा ने झटके से पीछे चेहरा किया तो वहाँ एक शख्स खड़ा था जो सूट बूट पहना हुआ था। वर्षा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और फिर नज़रें चुराती चेहरा मोड़ गई। अरे अब इतने नखरे भी क्या दिखा रही हो? और कुछ नहीं तो कम अज़ कम मेरे साथ डांस तो कर ही सकती हो। वर्षा की आंखों में फिर से आंसू आए थे। अरे इस लड़की को तो देखो, साड़ी पहन कर आई है। अपने पीछे खड़ी कुछ लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी थी तो वर्षा उन्हें अफसोस भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहाँ पर गलती की। उसने एक भरपूर निगाह अपनी साड़ी पर डाली। साड़ी तो उसने यूट्यूब से देखकर बिल्कुल ठीक बांधी थी। फिर क्या मसला कहाँ पर था? तैयार भी वो अच्छी हुई थी। मामा जी ने खुद तो तारीफ़ की थी उसकी। वो बस सोचे जा रही थी। बाय द वे, आप हैं कौन? एक लड़की ने मजाक उड़ाए जाने वाले अंदाज में सवाल किया था, लेकिन वर्षा सब कुछ बुलाए अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगी थी। मैं आपके बॉस हर्ष की ये मेरी कज़न है वर्षा। इससे पहले कि वर्षा कुछ बोलती, हर्ष उसके करीब आते हुए सबको बताने लगा। व्हाट सर, क्या वाकई ये आपकी कज़न है? हाँ, ये मेरी कज़न है। तभी उसने घूर कर वर्षा की तरफ देखा। वर्षा का दिल कट कर रह गया। वो आंसुओं से भरी निगाहों से हर्ष को ही देख रही थी। क्या उसका वजूद इस कदर नकारा था कि हर्ष उसे अपनी पत्नी बताते हुए भी शर्मिंदा हो रहा था? खैर, आप लोग सब पार्टी एंजॉय करें। चलो वर्षा, मेरे पीछे आओ। वो आगे आगे चल रहा था और वर्षा उसके पीछे पीछे। हर्ष, वो तो मैं। चुप, एकदम खामोश। यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा मत लगाना। पहले तुम मेरी इज्जत का फालूदा कर चुकी हो, और अब अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज़ पे निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ पर किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। इतना कहते ही हर्ष पार्टी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुई तो हर्ष उसे लिए गाड़ी में आ गया। गवार हो, यही मैं जानता हूँ, मगर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करोगी ये नहीं मालूम था। तुम्हें मना किया था ना मैंने कि पार्टी में नहीं आओगी तुम? बोलो, मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर तुम क्यों आई? वो एकदम चिल्लाया था। वो जो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी हुई थी आंसू बहा रही थी। तभी हर्ष के चीखने पर अपनी जगह से उछल पड़ी। मैं आपको खुश करना चाहती थी, आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा था। बस बिल्कुल खामोश हो जाओ।
और तुम मेहरबानी करो मुझ पर, पहले ही मेरे सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हो। अब मैं तुम्हें अपने गले का तोक नहीं बनाकर ढाल सकता। इस पर मेरी पत्नी होने का सर्टिफिकेट लेने लगी सबसे। वो तो भगवान का शुक्र है मैं वहाँ पर पहुँच गया। अपना हुलिया देखा है कैसे हर कोई मजाक उड़ा रहा था। सारी लड़कियाँ तुम्हारी तरफ देखकर हंस रही थीं। वहाँ सब अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ थीं। उनका पहनावा देखा था तुमने? वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल वर्षा को जलील कर रहा था। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि मैं आपकी तरह दिख सकूं, आपको अपनी सोसाइटी में मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हुए। खुश? बस कर दो बीबी। खुश करने वाली तुमने कोई हरकत की भी है आज तक? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल चिल्ला रहा था और वर्षा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो शीशे से बाहर देखती रोने लगी थी। अब उसने ऐसा क्या कर दिया था जो हर्ष उसको इतना बुरा भला कह रहा था? वो मुसलसल रो रही थी, लेकिन हर्ष को उसके रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसका तो दिल भी नर्म नहीं हुआ था। वो उसको बताना चाहती थी कि वो इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। कैब में बैठे ड्राइवर का वर्षा की तरफ देखना और फिर वहाँ पर खड़े मर्दों का पुरशौक निगाहों से वर्षा को जांचना। वो औरत थी और औरत अपने ऊपर रखने वाली हर नज़र को बहुत अच्छे से पहचानती है, लेकिन उसने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। वो गाड़ी से उतरी और भागने वाले अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई थी। हर्ष ने सर झटका था। वो टीवी लाउंज में बैठे पथक साहब को भी देख ना पाई और सीधा अपने कमरे में चली गई। हर्ष जो गाड़ी पार्क करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था, अपनी आदत के मुताबिक वो सीधा पथक साहब के पास गया। वो हमेशा से ऐसा ही था। पथक साहब की जान हर्ष में बसती थी। वो हमेशा से ही पथक साहब के करीब रहा था। वो उन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। कैसे हैं पापा? वो जो अपने अखबार में मसरूफ़ थे तभी वर्षा का भी ऊपर जाना महसूस ना कर सके। आ गए तो वर्षा कहाँ पे है? वो ऊपर चली गई है अपने कमरे में। अच्छा, थक गई होगी, चलो उसे आराम करने दो। और तुम बताओ कैसी रही पार्टी? पापा आप बस मुझे इतना बता दें कि आपने मुझसे किस बात का बदला लिया है। आखिर मेरा कसूर क्या है जो एक अनपढ़ और गंवार लड़की को मेरे नसीब में डाल दिया? पथक साहब ने दुख और अफसोस से अपने बेटे को देखा था। अब इस मासूम ने क्या कर दिया? क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते हो? बेटा आंखें खोलो, उसकी खूबियों की तरफ देखो। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम उसे समझ बैठे हो। पूरा गांव उसके हुस्न के चर्चे करता था और तुम्हारी नाक के नीचे ही कोई चीज़ नहीं आती। हुस्न? पापा इसे हुस्न नहीं कहते, इसे गंवारपन कहते हैं। अरे भाई, सारी के ऊपर कौन सर को तेल लगाकर आता है पार्टी में? इसे कुछ वक्त दो हर्ष, वो सीख जाएगी। तब तक मेरी इज़्ज़त का फलूदा हो चुका होगा। और फिर वो हल्की फुल्की पथक साहब से बातें करने लगा था। वो जो रोते हुए ऊपर कमरे में गई थी, तभी कुछ हौसला हुआ तो उसे याद आया कि वो नीचे पथक साहब को तो मिलकर ही नहीं आई। बेवकूफ़ लड़की, उसने अपना सर पीटा था, जबकि वो टीवी लाउंज में बैठे पाठक साहब को देख चुकी थी। लेकिन इस वक्त उसका दिल इतना भरा हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आई। वो क्यों ऊपर आ गई उसे मालूम ही ना हुआ। वो खामोशी से अपने कपड़े तब्दील करती नीचे गई ताकि पाठक साहब से मिल सके। तभी उसने पाठक साहब और हर्ष को ड्राइंग रूम में बैठे देखा था। अरे बेटा, तुम थोड़ा सब्र क्यों नहीं रखते? तुम देखना, एक रोज़ ऐसा आएगा जब तुम कहोगे कि वर्षा पहले जैसी तो नहीं रही। अपना नाम पाठक साहब के मुंह से सुनते ही वो तजस्सुस के मारे दीवार की ओट में होकर उनकी बातें सुनने लगी। वो जानना चाहती थी कि हर्ष को उससे अब क्या मसला है। आखिर वो वर्षा से क्या चाहता है। पापा, आपने वर्षा की जायदाद के लिए मेरी शादी उससे करवाई। जायदाद की खातिर आपको अपने बेटे की ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़ी। उसने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए सामने शीशे में से बाहर से नज़र आने वाले मंजर को देखा था, जहाँ पर वर्षा दीवार के पीछे छुपी उन दोनों की बातें सुन रही थी। ये सब कुछ हर्ष पहले ही देख चुका था। उसने जानते बूझते पाठक साहब को वो बात की थी जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। तभी बगैर महसूस कराए आधी बात करते हुए हर्ष ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। वर्षा जो बाहर खड़ी थी यही सोचती रही कि ये सब हुआ क्या है। उसे आधी बात मालूम हुई थी। क्या वाकई मामा जी ने मेरी जायदाद हासिल करने के लिए मुझसे हर्ष की शादी करवाई? क्या इस वजह से वो इतना पीछे अम्मा के पड़े हुए थे और घर में कह दिया था कि मैं और अम्मा उनके पीछे पड़े हैं? या भगवान, ये कौन से नए नए रंग मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझ पर रहम फरमा, मैं इस काबिल नहीं हूँ।
वो आंसू से रोती वापस कमरे में चली गई थी। आधी अधूरी बात का मतलब वो ना जाने क्या समझ चुकी थी। तभी पथक साहब ने बेयकीनी से हर्ष की तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी में तुम और तुम्हारी माँ ना होती तो मैं अपनी जायदाद भी अपनी बहन के नाम कर देता। भला मैं उसकी जायदाद पर नज़र क्यों रखूँगा? ओहो पापा, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। वर्षा अपने कमरे में जा चुकी थी और हर्ष ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। ये मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, इसमें फतेह का आंसर मौजूद था। तुम ऐसे ही नहीं छोड़ोगी मुझे। अब तुम्हें मालूम होगा कि तुमने किसको ललकारा है। मेरे वजूद में लगी आग अब ऐसे ही ठंडी होगी। वो बहुत खुदसर और सेल्फिश बन रहा था, मगर उसे नहीं अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त में उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाने वाला है। वो जो अपना मन मौजी अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाला शख्स था, अब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम्हारे मामा जी की मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी मानी रखती है। वो खामोशी से उठा था और कमरे में आ गया, जहाँ वर्षा मुंह पर सरहाना रखे रोने के बाद सो चुकी थी। दिल तो कर रहा था कि ये सरहाना तुम्हारे मुंह पर रख के दबा ही दूँ। क्या मुसीबत मेरे सर पर पड़ गई है। हर्ष को तो वर्षा से जैसे दुश्मनी सी हो चुकी थी। वो हमेशा से एक अच्छी, क्लासिक और फैशनेबल लड़की घर पर लाना चाहता था, जैसे उसकी माँ थी। लेकिन अपने पिता के प्यार में उसे इतना बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फ़ैसला था, ऐसा उसे लग रहा था। वो वॉशरूम में बंद आज के बारे में सोचने लगा। हर जगह पे मेरी इंसल्ट करवा दी है इस लड़की ने। सब क्या सोचेंगे कि मेरी कज़न भी, और वो भी इस तरह गंवार सी। वो मुसलसल शॉवर के नीचे खड़ा दीवार पे हाथ मार रहा था। वर्षा जो गहरी नींद में थी, शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुली और वॉशरूम से आने वाली बड़बड़ाहट को वो आराम से सुन सकती थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके लिए कितने बड़े इम्तिहान खड़े हो गए थे, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। यहाँ तो हर रंग का शख्स है। अम्मा तो कहती थी कि मामी और हर्ष को तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे मामा जी तो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। क्या ये प्यार था मामा जी का? वो हर्ष की आधी अधूरी बातों को, गलत बातों को सोच सोच कर बदगुमान हो रही थी। नहीं जानती थी कि अगले रोज़ उसके लिए कितना बड़ा दिन होगा। उसे अपनी बदगुमानी पर अफसोस करना पड़ेगा। और फिर वो दोबारा से सो गई थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन इस वक्त वो मज़ीद जाकर ख़ुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह वर्षा की जिस वक्त आँख खुली, उसे मालूम ना हुआ कि हर्ष कब ऑफिस के लिए चला गया। वो आँखें मलती हुई उठी थी। रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थीं। वो मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील किए बगैर ही नीचे चली गई। ये किस हुलिये में तुम नीचे आई हो? हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। तुम्हारे मामा जी और हर्ष के ऑफिस के लोग अक्सर घर में आते हैं, और तुम हो के मुँह उठा के नीचे चली आई हो। कम अज़ कम कपड़े तो तब्दील कर लिए होते। नहाना तो दूर की बात है। मामी जी, मैं रोज़ नहाती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहाती नहीं हूँ? तुम्हारे हुलिये से तो नहीं लगता कि तुम रोज़ नहाती हो। अपने बालों का आशर देखा है? भगवान ने खूबसूरती तो दी, मगर अक्ल नहीं। तुम जानती हो हमारी क्लास की लड़कियां ऐसे बालों के लिए तरस जाती हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हें दिए, मगर तुम इन्हें संभाल ही नहीं सकती। मान भर तेल लगा लेती हो। जाओ अब अपना हुलिया सही करके आओ। भगवान के लिए बस कर दो अब ये गंवारपन। 3 महीने हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। शारदा बेगम उसे बातें सुनाती अपने कमरे में चली गई थी, और वो मुर्दा कदमों से वापस अपने कमरे में आ गई। नहाने के बाद उसने हल्का सा सर पर आदत के मुताबिक तेल लगाया और फिर कपड़े तब्दील करके नीचे आई। अरे क्या बात है मेरी बेटी की, इतनी प्यारी लग रही है। अपने मामा को भी नहीं मिली। नाराज़ है क्या अपने मामा से? वर्षा का तो दिल किया कि वो उन्हें अच्छी खासी सुना दे कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं, और प्यार मोहब्बत का नाटक करते हैं। मामा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको हमारी जायदाद से मतलब था तो आप अम्मा से कहते तो सही। अम्मा सारी जायदाद आपके नाम कर देती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी शादी हर्ष से हमारे लिए अपनी मोहब्बत में नहीं बल्कि जायदाद के लिए की थी। पथक साहब जो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे, तभी वर्षा की बात सुनते ही दंग रह गए। ऐसा तुमसे किसने कहा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा, तो फिर रात में हर्ष जो आपसे कह रहे थे कि वो झूठ है, आपका बेटा झूठ बोल रहा है, बताएं मामा जी। लेकिन लगता है आपने अभी तक हर्ष को ये नहीं बताया कि हमारी जायदाद अभी भी आपके नाम पर नहीं है, जो अम्मा ने मुश्किल वक्त में लेने के लिए कही थी। इतना कहते ही वो आंसू बहाती किचन में चली गई थी। पीछे पथक साहब अपना सर पकड़ के बैठ गए थे।
वो जब अपने ऑफिस में काम में मसरूफ़ था तभी दरवाज़ा नॉक करते उसके 3 कोलीग्स कमरे में दाखिल हुए। कैसे हुए बड़ी? यार कल की पार्टी का क्या ही कहना। हर्ष ने उन सब की तरफ देखा था जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी। हर्ष ने नताशा की तरफ देखा था जो सर से पांव तक सजी हुई थी। शॉर्ट टॉप पहनकर आधे जिस्म को नंगा किए वो एक अदा से कुर्सी पर बैठी थी जो बिल्कुल हर्ष के सामने थी। हर्ष ने एक गहरा सांस लिया और फिर बाकी सबसे हाथ मिलाते हुए उन्हें भी बैठने का इशारा किया। बहुत शुक्रिया। हर्ष ने साहिल की बात पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। बताओ चाय पियोगे या कॉफ़ी? चाय मंगवा ले यार, आज चाय का दिल हो रहा है। ठीक है। फिर उसने इंटरकॉम पर 4 चाय ऑर्डर किए थे। और बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो नताशा ने कहा क्यों ना हर्ष से मिलते चलें, तो बस तुम्हारे पास चले आए। अरे वाह, मिस नताशा को मुझसे मिलने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्या अपना बिजनेस नहीं संभाला जा रहा? वो चेहरे पर आग लगाकर देखने वाली मुस्कुराहट सजाए। नताशा को वाकई आग लगा चुका था। नताशा पथक साहब के बिज़नेस पार्टनर की बेटी थी। शुरू से ही पथक हाउस की बहू बनना चाहती थी। वो हमेशा से ऐसे छोटे कपड़े पहनकर हर्ष को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर्ष अपने नाम का एक ही था। उसे ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती थीं। वो मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता था, लेकिन एक हद तक। ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर अपना आप दिखाने वाली लड़कियां उसके नज़दीक किसी तवाइफ से कम नहीं थीं। अरे हाँ यार, याद आया, कल तुम्हारी एक कज़न आई थी। नताशा जो मौका ढूंढ रही थी तभी उसके दिमाग में झमाका हुआ और कल का वाक़या याद करते हुए उसने सीधा तीर निशाने पर मारा था। हर्ष जो फिर से अपने हाथ पर लैपटॉप चला रहा था, एक पल को उसके हाथ रुके थे। वो तुम्हारी कज़न खैर से आई थी क्या? हाँ, खैर से ही आई थी। पापा चाहते थे कि मैं उसे शहर की कुछ चीज़ें दिखा दूँ, शहर का माहौल सिखाऊँ, लेकिन पाठक अंकल ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या इस पेंडू लड़की को तुम्हारी पत्नी तो नहीं बनाने का सोच रहे? या वो सिर्फ कज़न नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी भी है? उसने मशकूक निगाहों से हर्ष की तरफ देखा था जो नज़र चुरा रहा था, लेकिन फिर खुद को कंपोज करते हुए उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नताशा की तरफ देखा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी होती तो मैं सब में ऐलान करता। अच्छा, तो तुम उस गवार लड़की से शादी करके भी ऐलान करते? वाह, बहुत बड़ा दिल है भाई तुम्हारा तो। मुझे तो कल उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। ब्लैक साड़ी के नीचे स्लीपर्स और सर पर तेल। तौबा, इसे कुछ सिखाना तो था, खामखा तुम्हारी इंसल्ट हो गई। नताशा, वैसे ये बात नहीं है। तुमने शायद उसके चेहरे पर गौर नहीं किया। उसको देखकर तो मेरा दिल एक दफ़ा धड़कना भूल गया था। उसके चेहरे पर जितनी मासूमियत है वो तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही। उस सब के बाद भी उसका हुस्न छुपा नहीं था। तीखे नैन नक्श, लंबे घने बाल। हमने आज तक अपर सोसाइटी में किसी लड़की के ऐसे बाल नहीं देखे। कितने घने, कितने लंबे। मैं तो उसके बालों पर ही फ़िदा हो गया। रात सारी नींद ही नहीं आई मुझे ऐसे बाल बहुत पसंद हैं। मेरी मॉम के भी ऐसे बाल हुआ करते थे और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी पत्नी के बाल भी लंबे हों। बस इसमें कुछ तब्दीलियाँ हो जाएं। इसे पहनावे का अंदाज़ा नहीं है। सादा सी घर की है ना, और ऐसी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर इसके बालों से तेल गायब कर दिया जाए और हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल बनाया जाए, साड़ी के नीचे हील्स पहनाई जाएं और पर्स पकड़ने का तरीका, तो मैं यहाँ पर वादा करने के लिए तैयार हूँ कि वो बगैर मेकअप के भी हमारी सोसाइटी की सब लड़कियों पर भारी पड़ जाएगी। हर्ष होंठों पर हाथ रख के गौर से साहिल की बातें सुन रहा था, जो खोए खोए अंदाज में बातें कर रहा था। दिल ही दिल में न जाने क्यों उसे हसद महसूस हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई गैर मर्द उसकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन वो खामोश था, खुद को पुरसुकून दिखा रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट साफ वाज़ेह थी। अरे हाँ यार, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट सी, चेहरे पर सुर्खों सफ़ेद रंगत, होंठों पर रेड लिपस्टिक। यार तुम्हारी कज़न तो क़यामत है, क़यामत। और ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो तुम्हारी होने वाली भाभी हो। साहिल की बात पर हर्ष का गुस्से से पारा हाई हो गया, लेकिन वो खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था। अरे साहिल, अब इतनी भी खूबियाँ नहीं है उसमें कि तुम उससे शादी ही करने पर खुद को मना रहे हो। क्या हो गया है तुम्हारी चॉइस को? ऐसी तो नहीं थी तुम्हारी चॉइस नताशा। दरअसल तुम में वो खूबियाँ नहीं हैं जो इस मासूम में हैं। शायद इसलिए तुम्हें उसकी तारीफ़ हज़म नहीं हो रही। हाँ चलो, बेहतर है, तुम जैसे शख्स को हर्ष की कज़न ही सूट करती है। हर्ष के लिए तो किसी और टाइप की लड़की होनी चाहिए, लाइक फैशनेबल, थोड़ी सी मॉडर्न। क्यों हर्ष, ठीक कह रही हो ना? वो हर्ष के मेज़ पर झुकती हुई अपने बाल कानों के पीछे करती एक अदा से बोली थी। इतनी ही देर में चाय आई तो हर्ष को कुछ सुकून हुआ कि कम से कम अब वो लोग खामोशी से चाय पी लेंगे।
यार हर्ष, तुम कुछ नहीं बोल रहे। वो तुम्हारी कज़न है, तुम्हें तो उसकी खूबियों के बारे में बहुत अंदाज़ा होगा ना। हर्ष किसी भी तरह साहिल के दिल से वर्षा की अच्छाई को मिटाना चाहता था। हाँ, खूबियाँ तो हैं, लेकिन सिर्फ घरेलू। वो पढ़ाई में सिर्फ बीए पास है। सुबह उठते ही उसकी ख्वाहिश होती है कि घर के सब लोग पराठों से नाश्ता करें और वह खुद अपने हाथों से पराठे तैयार करें, मज़ेदार से देसी खाने बनाए और हाँ, खिड़की में खड़े होकर पति के साथ चाय पिए। वो बताते हुए मुस्कुरा रहा था और साहिल को लगा कि उसका दिल वाकई धड़कना भूल जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? अगर मैं अपने पापा से बात करूं तो क्या हम उसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं? ओह कम ऑन साहिल, हमें तो लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम इतने सीरियस हो गए हो, नताशा ने चिढ़ते हुए कहा था। नताशा, तुम्हें इस बात से क्या मसला है? तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश होना तो रहो खुश, बाकियों को भी खुश रहने दो। उन्हें भी पूरा हक है खुशियों का, और मैं ऐसी ही लड़की चाहता हूँ, घरेलू, जिसे मेरे उठने बैठने का एहसास हो, जिसे इस बात का अंदाज़ा हो कि मैंने सुबह से कुछ खाया है या नहीं। मेरी मॉम भी ऐसी ही थी और मुझे अपनी मॉम जैसी ही लड़की चाहिए। देसी खाने मेरे आगे पेश करे, मेरी सेहत का उसे ख्याल हो। सेहत का ख्याल और देसी खानों के साथ क्या कहने हैं तुम्हारे? नताशा ने अपने बालों को झटका दिया था और आंखें घुमाती हुई टांग पे टांग रखे बैठ गई। हर्ष का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह साहिल का मुंह नोच ले। उसकी ज़ुबान से वो मुसलसल वर्षा की तारीफ़ें सुन रहा था। बताओ ना हर्ष, क्या हम उसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं? वो दरअसल उसकी सगाई हो चुकी है अपने कज़न के साथ, अपनी बुआ के बेटे के साथ। वो भी गांव में रहता है, दोनों एक दूसरे की पसंद भी करते हैं। वो तो बस उसे शहर घूमने का शौक़ था, तो पापा ने उसे यहाँ पर बुला लिया ताकि मैं उसे शहर घुमा सकूँ। फिर शादी हो जाती तो अपने पति के साथ कहाँ शहर आ सकती थी वो। ओह शिट, मैंने देर कर दी। क्या वाकई उसकी सगाई हो चुकी है? साहिल वाकई अफसुर्दा हुआ था। साहिल, इस दुनिया में और बहुत सी खूबसूरत और प्यारी लड़कियां हैं जो तुम्हारे काबिल हैं। वर्षा में ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे काबिल हो, हर्ष ने चिढ़ते हुए कहा था। हर्ष, तुम्हें शायद उसकी खूबियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे उसकी खूबियाँ उसकी खूबसूरती के साथ साथ दिखाई दी हैं। खैर, मेरा नसीब, शायद मेरे नसीब में वो हीरा नहीं था। अरे आप उठ गए? मैंने आपके कपड़े प्रेस करके निकाल दिए हैं और आपके जूते भी पॉलिश कर दिए हैं। मैं आपके लिए पराठों का नाश्ता लेकर रखती हूँ। सुबह सुबह अच्छा नाश्ता किया हो तो दिन भर दिमाग तरोताज़ा रखता है। ये बाहर के खाने खा खा कर और ब्रेड अंडे खा खा कर आपकी सेहत काफ़ी डाउन हो चुकी है। रहने दो, मुझे पराठे नहीं पसंद। और हाँ, आइंदा के बाद मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे काम करने के लिए मुलाजमा है। तुम मुझ पर मेहरबानी किया करो, मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाया करो। इतने ब्रांडेड और महंगे कपड़े और जूते हैं, कोई चीज़ ख़राब कर दोगी, और मेरे पास इतना फजूल पैसा नहीं कि तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर उड़ाता फिरूं। वो गुस्से से टाई बांधता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। क्या सोच रहे हो हर्ष? वो जो वर्षा की बातें सोच रहा था कि वो सुबह सुबह उठते ही उसके नाश्ते के लिए कहती थी और किस तरह उसे झड़क देता था, लेकिन साहिल की बातें सुनकर न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा तहलका मच गया था। वो तो सोच रहा था कि ये सब चीज़ें पाँव में अच्छी लगती हैं, मगर साहिल की बातों ने दिल को हिला दिया था। वो शाह इंडस्ट्रीज़ का मालिक, उसका बेटा है ना साहिल शाह, वो तो कह रहा था कि इस जैसा हुस्न अब उसने आज तक कभी नहीं देखा। वो तो बहुत से बिरोने मुल्क भी फिर कर आया है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कभी ऐसी खूबसूरती दिखाई नहीं दी। वर्षा को तो देखकर लग रहा है कि भगवान ने खास तौर पर इसको बड़ी फुर्सत से बनाया। अच्छा बस भी करो, उसने कहा। कसीदे पढ़ना बंद करो, मुझे उलझन होना शुरू हो गई है। साहिल, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफ़ें ख़त्म ही नहीं हो रही। नताशा की अब आवाज़ बदल चुकी थी। उसे कहाँ कबूल था कि उसके अलावा कोई किसी की तारीफ़ करे। वो तो हमेशा सबके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहती थी, फिर बेशक झूठी ही क्यों ना हो। हाँ, तुम्हें तो गुस्सा आएगा तुम्हारी तारीफ़ जो नहीं की। साहिल ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। चलो, अब जाने का इरादा नहीं है क्या? मुझे ऑफिस से लेट हो रही है, नताशा ने नाक मुंह संवारते हुए कहा था। चलो यार, हम चलते हैं, बहुत अच्छा लगा मिलकर। फिर वो लोग हंसते मजाक करते उसके ऑफिस से बाहर चले गए। तभी उसने अपने टेबल पर ज़ोर से हाथ मारा था। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हो रहा था। साहिल ने जो उसकी तारीफ़ें की थीं उसे किसी सूरत हज़म नहीं हो रही थी। आखिर तुम में ऐसा है क्या जो पार्टी में सब मर्दों को तुम इतनी अच्छी लगी हो? बस दूसरे मर्दों को बहलाना आता है, बेवकूफ़ बनाना आता है तुम्हें। आज तो तुम्हारी खैर नहीं।
एक मर्तबा घर आ लेने दो, क्या मुसीबत बनकर मेरे सर पर बैठ गई है ये लड़की। वो बातें करता हुआ घर के लिए निकला था। फिर ऑफिस में उसका कहाँ दिल लगना था। वो घर पहुंचा तो टीवी लॉन्च में पथक साहब के साथ एक वकील भी बैठा हुआ था। अरे वाह पापा, यहाँ क्या हो रहा है? पथक साहब, जो आंखों पे ऐनक लगाए बड़ी संजीदगी से किसी कागज़ पर सिग्नेचर कर रहे थे, हर्ष की आवाज़ पर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ नहीं, बहुत ज़रूरी काम था जो बड़े अरसे से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो सोचा आज क्यों ना फ़र्ज़ अदा हो जाए, मैं भी, मेरे कंधों पे जो बोझ है वो उतर जाए। हर्ष ने आंखें झांकते हुए पाठक साहब की तरफ देखा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बैठो, तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल वर्षा का कहना है कि मैंने तुम्हारी और वर्षा की शादी इस जायदाद की खातिर की है, ताकि मैं इसकी और इसकी माँ की जायदाद अपने पास ही रख सकूं। बस इस पूरी जायदाद में से आधा हिस्सा मैं अपनी बहन और उसकी बेटी के नाम कर रहा हूँ, ताकि वर्षा को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि मेरे दिल में उसको लेकर कोई चोर नहीं है। उसकी जायदाद मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। मेरी मोहब्बत उसकी जायदाद से बहुत ऊंची है। पाठक साहब ने पास खड़ी वर्षा की तरफ देखा था, जो आंखें झुकाए आंसू बहा रही थी, और न जाने कितनी मर्तबा वो पाठक साहब से माफ़ी मांग चुकी थी। लेकिन पाठक साहब ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हारे दिल की बात मुझे मालूम हो गई, वरना मैं तो समझा था कि शायद तुम लोग मेरी मोहब्बत को जान जाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी भी है इस बात की कि तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह दी। वो शर्मिंदा थी। वो पाठक साहब को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने में वो उन्हें तकलीफ़ दे चुकी थी। लेकिन पापा, इस सब की क्या ज़रूरत है? वर्षा जानती तो है आपको बहुत अच्छे से। हाँ, मगर हमारे रिश्ते में जायदाद को लेकर कोई दरार ना आए, इसलिए बस मैं ये जायदाद वर्षा के नाम पर कर रहा हूँ। लेकिन पापा, वर्षा मेरी पत्नी है और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस जायदाद की ज़रूरत है। क्यों वर्षा, ठीक कह रहा हूँ ना? वर्षा अपनी बेवकूफ़ी में हाँ में सर हिलाने लगी थी कि तभी पाठक साहब ने उन दोनों को खामोश करवा दिया था। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बच्ची तुम्हारे आसरे पर रहे। अगर कल तुमसे इसे कोई मसला हो तो कम से कम इसके पास इसकी अपनी जायदाद होनी चाहिए, ताकि वो तुम्हें बआसानी छोड़ सके। पापा, अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा। मैं तो बस तुम लोगों को आने वाले हालात से आगाह कर रहा हूँ। खैर, मैंने इन कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। आज से तुम्हारी जायदाद तुम्हारी हुई वर्षा, और तुम्हें इस डफर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम इससे ज़्यादा जायदाद की मालिक हो। हर्ष ने पाठक साहब की तरफ देखकर मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली थी, लेकिन वो दिल ही दिल में फ़िक्रमंद था। ये सब क्या हो रहा था? मेरी सारी चालें मुझ पर ही उल्टी क्यों पड़ रही हैं? अगर आधा हिस्सा वर्षा के पास चला गया तो उसका पलटा मेरी तरफ से भारी हो जाएगा। मेरी जायदाद में से भी उसका हिस्सा, उसकी अपनी जायदाद भी उसकी माँ की जायदाद भी उसके नाम, और इसके बाकी तरफ से मिलने वाली जायदाद भी उसकी। ये तो मुझ पर हुकूमत करने लगेगी। मुझे तो लगा था कि इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं इस पर हुकूमत कर सकता हूँ। उसने चेहरे पर नॉर्मल सी मुस्कुराहट सजाए पाठक साहब की तरफ देखा था, लेकिन दिल में एक लावा सा पक रहा था, जो शायद अब वर्षा पर ही फटना था। उसने वर्षा की तरफ देखा था और दिल ही दिल में सोचने लगा था। वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। वर्षा भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई और वॉशरूम में जाने लगी थी, जब हर्ष ने उसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा था। वो किसी कटी पतंग की तरह उसके सीने से आ लगी थी। वर्षा तो बेयकीनी से हर्ष को देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों? मेरे करीब आते हुए तुम्हें डर लग रहा है, घबराहट महसूस हो रही है? पति हूँ तुम्हारा, तुम पर पूरा हक रखता हूँ, फिर इतनी घबराहट कैसी? गैर मर्दों को अपनी तरफ मायल कर सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझ पर वो दौरे क्यों नहीं डालती जो गैर मर्दों पर डालती हो? गैर मर्दों को सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो, और तुम बना रही हो, कभी अपने मामा जी की शक्ल में और कभी बाहर के मर्दों की शक्ल में। वर्षा तो आंखें फाड़े हर्ष की बातें सुन रही थी। आपको अंदाज़ा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? हद होती है किसी बात की। आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं, अब मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ कि जिसको जिस तरह चाहें आप इस्तेमाल करें। वह हाथ छिड़वाते हुए दोबारा से गुस्से से वॉशरूम में जाने लगी थी, जब हर्ष ने उसे फिर से पकड़ लिया था। अब की मर्तबा उसका हाथ सीधा उसकी कमर में गया था। अपनी तरफ खींचते हुए वो वर्षा का होश उड़ा चुका था। अरे वाह, तुम्हारे वजूद में से तो वाकई बहुत खुशबू आ रही है।
वो कभी अपना हाथ उसके गाल पर फेरता तो कभी उसकी कमर में हाथ डालता। ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वर्षा की जान हलकान हो रही थी। वो तो आज तक उसके करीब बैठता भी नहीं था, और अब इतना करीब। छोड़िए छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं? अपना हक ले रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। हर्ष, आप होश में तो हैं? क्यों? जब अपने जलवे दूसरों को दिखा सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझे भी दिखाओ वो जलवे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को अपनी तरफ मायल करने की कोशिश नहीं की। और आपके मुताबिक तो मैं जितनी गंवार लगती हूँ, कोई मेरी तरफ क्यों मायल होगा? भगवान के लिए मुझे छोड़ें, वरना मैं शोर मचा दूँगी। अच्छा, क्या कहोगी सबको बुलाकर कि मेरा पति मेरे साथ रोमांस कर रहा है? वो एक एक कदम पीछे लेती जा रही थी और हर्ष उसके करीब होता जा रहा था। अचानक से रास्ता ख़त्म हुआ और वो वर्षा की कमर दीवार के साथ जा लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अपने इतने करीब किसी मर्द को उसने आज तक नहीं देखा था, और हर्ष आज उसकी जान लेने के दर पे था। वो वहाँ से जाने लगी थी जब दीवार के एक तरफ हाथ रखते हुए हर्ष ने उसे रोका था। वो दूसरी तरफ निकलने लगी तो हर्ष ने दूसरी तरफ हाथ रखकर भी उसका रास्ता रोक दिया। अब इन दोनों के दरमियान सिर्फ सांसें लेने की जगह बाकी थी। वो अपने चेहरे पर हर्ष की सांसों की फुहार महसूस कर सकती थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हर्ष उसके करीब हुआ था और उसके नक्श आज पहली मर्तबा इतनी गहराई से देखने लगा था। बड़ी मोटी आँखें, लंबी लंबी पलकें, जिनमें हर वक्त काजल सजा रहता था, और वो काजल ही उसे मज़ीद खूबसूरत बनाता था। सतवां नाक, बारीक होंठ, सुर्ख सफ़ेद गाल। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे चेहरे पर अपना हाथ और उंगलियां फेर रहा था। हर्ष के हाथों का लम्स महसूस करते हुए वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। अब हर्ष को अपनी गलती का अंदाज़ा हो रहा था। इन 3 महीनों में वो कितनी दूर रहा था वर्षा से, लेकिन वो वाकई बहुत हसीन थी। इतना हुस्न तो वाकई आज तक उसने कभी किसी का नहीं देखा था, ना मेकअप में और ना बग़ैर मेकअप के। अपनी अपर क्लास लड़कियों को तो बग़ैर मेकअप के वो देखना भी नहीं चाहता। इतनी बदसूरत थी, बस वो मेकअप में ही अच्छी लगती थी। मगर वर्षा तो सादगी में भी तबाही मचा रही थी। उसे याद था वो दिन भी जब उसने वर्षा के रिश्ते के लिए इनकार किया था। फॉर गॉड सेक पापा, मैं शर्मा इंडस्ट्रीज़ का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं हूँ जो आपकी इस जाहिल गंवार भांजी से शादी कर लूँ। बिज़नेस सर्कल तो छोड़िए, मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। अरे बेटा, तुम इसको एक मर्तबा देख तो लो, तुम खुद इससे शादी के लिए रजामंद हो जाओगे। पापा प्लीज़, मुझे नहीं करनी शादी। आप हर रोज़ इस रिश्ते को लेकर क्यों बैठ जाते हैं? हर्ष, वो मेरी इकलौती भांजी है, मेरी इकलौती बहन की बेटी, और मुझे बहुत अजीज़ है। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्या एक बाप होने की हैसियत से मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दुल्हा बना सकूँ, अपनी मर्ज़ी की लड़की इस घर में लेकर आ सकूँ? पापा, अब आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरा सोशल सर्कल है, मेरा उठना बैठना अपर क्लास फैमिलीज़ में है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या इंट्रोडक्शन इसका करवाऊँगा। वो जाहिल गंवार लड़की, अनपढ़, जिसे बोलने की तमीज़ नहीं है, वो मेरे साथ किस तरह मूव कर सकेगी? कई दिन वो अपने पिता को समझाता रहा। आखिरकार जब बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो वो वर्षा से शादी के लिए राज़ी हुआ। कल मेरा बिज़नेस डिनर है। शाम को वो स्याह साड़ी में मलबूस खुले बालों के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं, जबकि हर्ष शाह के दिल में अभी नफ़रत थी। छोड़िए मुझे, उसने झटके से अपना आप छुड़वाया था। वो जो गहरी सोच में डूबा हुआ था और अपनी ही सोचों में वर्षा के नक्श देख रहा था, एक कदम हड़बड़ा कर पीछे हटा। मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? अपने सर्कल में आप मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। अपने साथ लेकर चलने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, और अब आप मुझसे अपने लिए बच्चे पैदा करवाएंगे। हर्ष, जो भी अपनी होश में नहीं था, एकदम गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ, ये सही है। नफ़रत अपनी जगह और हवस अपनी जगह। दफ़ा हो जाओ अभी के अभी इस कमरे से। यहाँ पर इस कमरे में सोती क्यों हो? बाहर ही रहा करो, मत आया करो मेरे कमरे में। वो जो आज पहली मर्तबा हर्ष को बातें सुना रही थी, हर्ष की बात सुनकर वो भी गुस्से में आ गई। ठीक है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पर सोने का। मैं बाहर टीवी लाउंज में सो जाऊँगी और आप यहाँ पर सो जाइएगा।
वो खामोशी से उठकर टीवी लाउंज में चली गई और वहाँ जाकर सोने की कोशिश करने लगी। हर्ष अपने कमरे में गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था कि तभी सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। वो बेचैन था, उसकी अना को ठेस पहुंची थी। तभी वो गुस्से में उठा था, टीवी लाउंज में जाकर टीवी चला दिया। टीवी की आवाज़ सुनते ही वो भी नींद में गई थी। थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए उसने टीवी की तरफ देखा। ये क्या हरकत है? आपको नज़र नहीं आ रहा मैं यहाँ पर सो रही हूँ? मेरी बला से जो मर्ज़ी करो, मुझे तो अभी मूवी देखनी है। कल मेरे ऑफिस से छुट्टी है, संडे है, तो मैं तो यहाँ पर बैठकर अपना सीज़न देखूँगा। तुम्हें सोना है तो सो जाओ, वरना तुम स्टोर रूम में भी जाकर सो सकती हो। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर सो जाती हूँ। वह वहाँ से उठकर जाने लगी जब हर्ष ने उसका बाजू पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? नीचे जाओगी तो पापा को परेशानी होगी, और कम से कम तुम ऐसा तो नहीं चाहोगी। यहाँ पर तुम सो नहीं सकती क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूँ। स्टोर रूम में सामान इतना है कि वहाँ पर सोने की कोई जगह नहीं है। फिर अब सोच लो क्या करना है तुम्हें। इतना कहते ही वो सोफ़े पर फिर से गिरने वाले अंदाज में बैठा था और टीवी चलाकर सीज़न देखने लगा। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और कुछ देर तो वर्षा वहाँ पर खड़ी हर्ष को देखती रही और फिर खामोशी से कमरे में चली गई। वो परेशान हो चुकी थी। हर्ष आधा सीज़न देखते ही कमरे में वापस चला गया था। वो बेड पर टांगे जोड़े बैठी हुई थी, आंखों में नींद थी लेकिन वो सो नहीं रही थी। हर्ष को कमरे में आता देख वो वहाँ से जाने लगी थी जब हर्ष ने उसका बाजू खींच लिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम में इतनी अकड़ है, इतनी अना है, मुझ पर तो ये अकड़ सचती है, मगर तुम्हें ऐसा क्या है जो इतना अकड़ा रही हो ख़ुद को? मुझ में ऐसा क्या है? तो सुनिए, मुझ में क्या खूबियाँ हैं जो शायद आज तक आपको कभी दिखाई नहीं देकर आएँ, और उन गैर मर्दों को, आपके दोस्तों को मुझ में वो खूबियाँ नज़र आ गईं। अफसोस की बात तो ये कि आप मेरे अपने होकर मुझे नहीं जान सके, और गैरों को इतनी ज़रूरत कि वो मुझ में इंटरेस्ट ले सकें। मैं बीए पास ज़रूर हूँ, लेकिन मुझ में अदब है। मुझे पता है कि बड़ों छोटों से किस तरह बात करनी है। मुझे पता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना। मुझे पता है कि किसी की अना को ठेस नहीं पहुँचानी। मुझे ये भी मालूम है कि किसका मजाक नहीं उड़ाना। आपको क्या लगता है ये जो आधे कपड़े पहने लड़कियाँ घूमती हैं, ये हमारे समाज में इज़्ज़त की हकदार हैं? हमारे समाज में ऐसी लड़कियों को तवाइफ कहा जाता है। मिस्टर हर्ष, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको एक घरेलू और ख़ानदानी लड़की मिली है। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी को इज़्ज़त रास नहीं आती। आपके पापा मुझसे ऐसे ही मोहब्बत नहीं करते। मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे हर वो काम करना आता है जो आपकी ये छिपकलियाँ नहीं कर सकती, समझे आप? उसकी आंखों में बेबसी के मारे आंसू थे। मैंने हमेशा चाहा कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बना सकूं, लेकिन शायद मैं आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती, क्योंकि आपका दिल इस काली रंगत से भरा हुआ है जो ये आजकल की लड़कियों को पसंद है। मगर मैं सादा दिल इंसान हूँ। शायद मेरा ही फ़ैसला गलत था, आपके पापा का फ़ैसला गलत था। मुझे आपके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। उस वक्त अगर बदतमीज़ बनकर मैंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया होता तो शायद आज मैं भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रही होती। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए। खुद को बदलने की कोशिश की है। अरे नहीं आता मुझे ये सब कुछ करना, नहीं पसंद मुझे ये सब। मैं झूठे चेहरे अपने चेहरे पर सजा कर नहीं फिर सकती। और फिर वो रोने लगी थी, फूट फूट कर रोई थी। हर्ष ने आज पहली मर्तबा उसे इस तरह रोते हुए देखा था। हर्ष के दिल को ठेस पहुंची थी। वो आगे बढ़कर उसे चुप करवाना चाहता था। न जाने क्यों आज वर्षा के आंसू हर्ष के दिल पर गिर रहे थे। उसने खामोशी से वर्षा को बाजू से पकड़ा और अपने सामने खड़ा किया। उसके आंसू अपने हाथ के अंगूठे से साफ़ किए थे। बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज़ और मत बोलना। और फिर उसे नताशा की बातें याद आई थीं, उसका मजाक उड़ाना, और तभी साहिल की बातें भी उसे याद आई थीं। साहिल की बातें याद करके हर्ष के दिमाग में एक ख्याल आया था, जाओ जाकर लेट जाओ, कल तैयार रहना, हम कल सैलून जाएंगे। लेकिन क्यों? आप मुझे फिर से बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस इस समाज के मुताबिक थोड़ा बहुत उठना बैठना सिखाना चाहता हूँ, पहनावा सिखाना चाहता हूँ। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि लोगों की नज़रों में बेइज्जत होने से बचा रहा हूँ। और फिर अगले रोज़ वो वर्षा को पार्लर लेकर गया था, और उसमें कुछ तब्दीलियाँ करवाने के बाद जब वो पार्लर से निकली तो हर्ष अपनी नज़रें पलटना भूल गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसे वो गवार समझता था। वर्षा बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस बालों को कुछ ठीक किया गया था और फिर हुस्न के मुताबिक कपड़े कुछ तब्दील किए गए थे, और वो बहुत हसीन लग रही थी। वर्षा बिलाशुबा खूबसूरत थी, बस आज हर्ष को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी।
वो आगे बढ़ा था और वर्षा के हाथ पकड़े गाड़ी तक ले आया था। गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी ऑफिस की तरफ डाल चुका था। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। वर्षा ने बेयकीनी से हर्ष की तरफ देखा था। क्या वाकई? हाँ वाकई, क्योंकि इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? हर्ष ने वर्षा की तरफ देखा तो हर्ष की नज़रें ही नहीं पलट रही थीं। हर्ष, क्या कर रहे हैं आप? अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। वो जो वर्षा की तरफ गहरी निगाहों से देख रहा था, उसे मालूम ही नहीं हुआ था कि सामने से कब गाड़ी आई थी। वर्षा के बुलाने पर उसने अचानक से गाड़ी संभाली थी और फिर अपना इरादा बदलते हुए गाड़ी दोबारा घर की तरफ मोड़ ली थी। आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे थे? ये गाड़ी आपने फिर से घर की तरफ क्यों मोड़ ली है? बस मेरा इरादा बदल चुका है। मैं नहीं चाहता कि कोई गैर मर्द मेरी पत्नी पर नज़र भी डाले। इतनी खूबसूरत और हसीन पत्नी सिर्फ मेरी है। कोई गैर मर्द तुम्हारी तरफ देखे भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। उस वक्त भी न जाने किस तरह मैंने अपने कोलीग की बातें बर्दाश्त की थीं, जो मुसलसल तुम्हारी तारीफ़ कर रहा था, तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। दिल चाह रहा था कि उसकी ज़ुबान खींच लूँ, उसका मुंह नोच लूँ। वर्षा हर्ष का ये रूप देख रही थी। मुझे माफ़ कर दोगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप तो मेरे दिल पर राज कर रहे हैं, तो भला आपको माफ़ क्यों नहीं करूँगी। इतना कहते ही उसने हर्ष के कंधे पर सर रखा था और वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने के साथ साथ एक दूसरे की इज़्ज़त भी करने लगे थे।